हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और टुडेज वी हैव द टॉपिक इन्फ्लेमेशन, राइट। सब्जेक्ट एमएसएन फर्स्ट। सो अर्लियर लेक्चर में हमने यहाँ पर स्ट्रेस के बारे में देखा था, चैप्टर आपका सेकंड, एंड टॉपिक था हमारा स्ट्रेस, राइट। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में अर्लियर वीडियोस में हम समझ चुके हैं। Now we are talk about the inflammation. So what is inflammation? Definition of inflammation, causes of inflammation, type of inflammation. Overall, we are talk about the inflammation, right? So what is inflammation? Guess it? Okay. So let me know. Definition: it is the defined as the local response of living mammalians tissue to injury due to any agent. It is body defense reaction in order to eliminate or limit the spread of injurious agent as well as to remove the consequent necrose cell and tissue. ऑलराइट। सो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन डिफाइन ऐसा है, ये क्या होता है, आपकी बॉडी का जो लोकल रिस्पॉन्स है, यानी आपका मैमल्स हो गए, किसी भी मैमल्स होते हैं, उनकी टिश्यू को इंजुरी होती है ड्यू टू एनी एजेंट, किसी भी एजेंट की वजह से हो सकता है, अदर फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, या फिर इन्फेक्टिव हो सकता है। उनका जो टिश्यू होता है उसमें डिस्टर्ब होना, उसमें इंजुरी होना। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन किस रीजन की वजह से होती है? इट इज द बॉडी डिफेंस रिएक्शन। तो बॉडी क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करती है। भाई जब भी आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, टिश्यू में आपका ब्रेक डाउन हो रहा है किसी भी मैमल्स का, तो बॉडी क्या करती है? उसको डिफेंस मैकेनिज्म, तो उसके डिफेंस में, उसके अगेंस्ट में क्या करती है? एलिमिनेट करती है, एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजुरीज, ताकि जो इंजरी हुई है उसको लिमिट हो, स्प्रेड होने से वो एलिमिनेट करती है उसको। तो जहां पर भी, जिस जगह पर भी आपको इंजरी हुई, जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पर आपको स्वेलिंग आ जाती है, वहां पर आपको रेडनेस हो जाता है, राइट। सो रिमूव द कॉन्सिक्यूंट नेक्रोज सेल्स एंड टिश्यू, राइट, ताकि जो इंजुरी हुई है, जहां पर आपका इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहां की जो सेल्स हैं उनकी ज्यादा इंजुरीज ना हो, ज्यादा इसका कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, नेक्रोस ना हो, टिश्यू एंड सेल की डेथ ना हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, वहां का जो सेल्स है, टिश्यू है, स्किन है, वो क्या करते हैं? वहां पर इन्फ्लामेट हो जाते हैं, सोलन हो जाते हैं। सो दिस इज द इन्फ्लामेशन, राइट। सो सिंपल टर्म में हम इससे यदि समझना चाहें तो इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन आपका जब भी आपके बॉडी के किसी भी टिश्यू में आपका इंजुरी होती है, किसी भी केमिकल की वजह से हो सकता है, तो बॉडी इसके डिफेंस में एक रिएक्ट करती है, एक उसको बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म में आती है, और उसको एलिमिनेट करने के लिए टिश्यू में आपका इंजुरी को स्प्रेड होने से उसको लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए ये क्या करती है? वेल एज टू रिमूव द कॉन्सिक्वेंस, ताकि जो टिश्यू है वो नेक्रोस होने से बच सके, वो कम हो सके। इसके अगेंस्ट में क्या करती है? इसके डिफेंस में वो स्वेलिंग कर देती है, राइट। सो दिस इज द स्वेलिंग। अब इसके कॉजेज क्या हो सकता है? आपका इन्फ्लेमेशन का कॉजेज, so here are the four type of causes, right। इन्फ्लेमेशन का फोर टाइप ऑफ कॉजेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फिजिकल एजेंट। फिजिकल मतलब कि जो कि डायरेक्टली आपके बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल एजेंट, लाइक हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा, राइट। सो दिस इज द फिजिकल एजेंट। अब यदि हम बात करें केमिकल एजेंट की, तो केमिकल में क्या आता है? आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन। जो आपका ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पॉइजन, ऑर्गेनिक की मतलब समटाइम्स आपने कुछ फ्रूट लिया, गलती से आपने कुछ खा लिया वेजिटेबल फ्रूट के साथ, तो दिस इज द ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पॉइजनिंग का मीनिंग होता है कि जो आप समटाइम आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, या वट जो भी आपके डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपका केमिकल्स हो गया, आपका पाउडर हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, तो दिस इज द इनऑर्गेनिक पॉइजन, इनऑर्गेनिक पॉइजन। देन इनइफेक्टिव एजेंट। अब सम इनइफेक्टिव एजेंट होते हैं, वो भी आपको क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन आपको कॉज कर सकते हैं, लाइक आपका बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन्स। Fourth one is their immunological agent. Immunological agent means cells mediated and antigen antibody reaction, right। तो जो सेल्स मेडिएटेड आपका एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या करते हैं? फाइट करने की वजह से भी समटाइम आपको क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी का आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी में आपका डिसीज हो जाती है, लाइक आपका ऑटो इम्यून कोई आपको डिसीज है,
अर्थराइटिस वगैरह हो गया तो उस केस में आपको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन है आपका साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, मीन्स कि जब भी आपको इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पर आप क्या साइन देख सकते हैं, आपको कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि दिस इज द इन्फ्लेमेशन। तो इसमें आपके 5 साइन यहाँ पर दिए हुए हैं जिससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि इस जगह पर इस पार्टिकुलर एरिया में आपको इन्फ्लेमेशन हुई है, राइट। तो फर्स्ट क्या होगा आपको रेडनेस, रेडनेस का अनदर नाम है रूबोर, रूबोर और रेडनेस। ट्यूमोर मीन्स की स्वेलिंग, कैलोर मतलब कि हीट, डॉलर मतलब कि पेन, और लॉस ऑफ फंक्शन मीन्स की फंक्टिटोलेसिया। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन। तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस एरिया इज अफेक्टेड, दिस एरिया इज इन्फेक्टेड बाय द स्वेलिंग। गुड इट। सेकेंड क्या क्या चीजें होंगी इन केस रेडनेस, तो रेडनेस कॉज बाय द डायलेशन ऑफ द आर्टेरियोल्स, इंक्रीज ब्लड फ्लो। रेडनेस क्या करेगी आपको, कॉज क्या करेगी, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, आर्टेरियोल्स है, उसमें क्या करेगी, डायलेट करेगी, और जब डायलेट होगी तो उस पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया में आपका ब्लड का फ्लो वो इंक्रीज होगा। अब हीट, हीट क्या होगा आपकी, हीट की वजह से इंक्रीज केमिकल एक्टिविटी, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन सरफेस। ये क्या करेगी, जो आपका हीट की वजह से आपको क्या होगा, जो केमिकल्स की एक्टिविटी है बॉडी के अंदर, जो भी आपके केमिकल जो रसायन है उनकी एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब इंक्रीज होगी तो जो आपका ब्लड का फ्लो है स्किन सरफेस पर क्या होगा, फ्लो जो है ब्लड का आपका इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर स्वेलिंग होगी। ऑब्वियसली बात है कि कहीं पर कोई फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है या वहाँ पर आपका ब्लड इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर स्वेलिंग होना आपको, हेमेटोमा होना आपको जनरली आप ऑब्जर्व करते हैं। Next, third one is the swelling. Swelling caused by the accumulation of blood and damaged tissue cell. अब एक ही जगह पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर जिस भी जगह पर आपका स्वेलिंग कॉज हुई है, कोई इंजुरी हुई है, तो इंजुरी की साइट पर क्या होते हैं, जो भी आपके ब्लड सेल्स होते हैं आपके, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कि उनको ब्लड को प्रिवेंट होने से भी रोकना है, टिश्यू को डैमेज होने से भी रोकना है। तो वो उस जगह पर आकर के आपके ल्यूकोसाइट हो गए, आपके वाइट ब्लड सेल्स हो गए, और जो भी आपके मेस्ट सेल्स है, डिफेंसिव जितने भी सेल्स हैं, वो आकर के एक जगह पर एक्यूमुलेट होते हैं, असेंबल होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग हो जाती है, राइट। सो एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड एंड डैमेज टिश्यू, इसके अलावा जो डैमेज टिश्यू है वो भी आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज देयर लॉस ऑफ पेन। अब पेन में क्या आपका कॉजेस हो सकता है, तो डायरेक्ट इंजुरी ऑफ नर्व फाइबर, डायरेक्ट इंजुरी होती है आपके नर्व फाइबर में, प्रेशर ऑफ द हेमेटोमा ऑन 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 एन एंडिंग, केमिकल इरिटेशन, ब्रेडिक्निन, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लैंडिन, राइट। तो जिस जगह पर भी इंजुरी हुई है वहां पर पेन क्यों होता है, तो डायरेक्ट इंजुरी ऑफ द नर्व, क्या होती है आपकी जो नर्व होती है उनको डायरेक्ट इंजुरी होती है आपके नर्व फाइबर को, जो कि आपका नर्व फाइबर, प्रेशर ऑफ द हेमेटोमा, उस जगह पर आपको प्रेशर होता है, एंडिंग की जगह पर कुछ आपके केमिकल इरिटेंट वहां पर रिलीज होते हैं, जैसे आपका ब्रेडिकाइनिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पेन होना शुरू होता है। देन नेक्स्ट आपका लॉस ऑफ फंक्शन, इंक्रीज पेन, स्वेलिंग, इंक्रीज और पेन ज़्यादा होने की वजह से, स्वेलिंग ज़्यादा होने की वजह से उस पार्टिकुलर जिस भी आपके रीजन में हुई है वहाँ पर आपका लॉस ऑफ फंक्शन होता है। जैसे आपका एल्बो ज्वाइंट पर हुआ है, आपका शोल्डर ज्वाइंट पर हुआ है, तो आप उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका नी ज्वाइंट पर हुआ है वहाँ पर आपको उसको स्टेबल रखना पड़ेगा, राइट, इमोबिलाइज करना होगा। और जितना आप इमोबिलाइज करेंगे उतना जल्दी वो आपकी स्वेलिंग वो हील होती है, रिकवर होती है। जब आप रेस्टिंग के पीरियड में होते हैं तो क्या होता है, आपकी टिश्यू वापस से हील होना, जो उनका ब्रेक डाउन हुआ है आपके मसल्स का, वो हील होना शुरू होते हैं, राइट। तो दिन भर आप जो वर्कआउट करते हैं, आप फिजिकल वर्क करते हैं और रात में जब रेस्ट करते हैं तो बॉडी क्या करती है, वापस से जो ब्रेक डाउन टिश्यू है उनको हील करती है, राइट। सो अब नाउ वी आर टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेशन, कौन कौन से आपके इन्फ्लेमेशन के टाइप होते हैं। So depending upon the defense capacity of the host and duration of response, inflammation can be classified as, right, classified as acute inflammation and chronic inflammation। अभी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसका डिफेंस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एंड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, जो होस्ट है पार्टिकुलर जो क्लाइंट है उसका ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन।
एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होती है, इट इज द शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रिप्रेजेंट द अर्ली बॉडी रिएक्शन एज यूजुअली फॉलोड बाय रिपेयर इट्स मेन फीचर। एक्यूट जो इन्फ्लेमेशन होती है जैसे द शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की हुई है, अगर आपका 1 वीक के अंदर है आपका, तो इसको हम किस में कंसिडर करते हैं, एक्यूट में, राइट। तो सीधा एक्यूट इन्फ्लेमेशन विद इन ए 1 वीक पीरियड है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, छोटे कम समय के लिए है, तो दिस इज द एक्यूट ड्यूरेशन। इस फेज में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इट्स मेन फीचर आर accumulation of fluid and plasma at the affected site। अब जिस भी साइट पर आपका अफेक्टेड हुआ है, जिस भी साइट पर आपका इंजुरी हुई है, वहां पर आपको प्लाज्मा का एंड फ्लूइड का आपका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, आपका इंट्रावेस्कुलर रीजन में क्या होती है, आपकी प्लेटलेट एक्टिवेट होती है, जिस जगह पर आपका इंजुरी हुई है वहां पर वो कलेक्ट होती है, वहां पर एडिसिव होती है। देन पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज इन्फ्लेमेटरी सेल्स। नेक्स्ट वन है आपका पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स एज इन्फ्लेमेटरी सेल्स। उस जगह पर क्या होते हैं आपके जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर जो सेल होते हैं, जो कि आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो आपके वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, वहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ताकि वहाँ का इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर पाए, वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क कर पाए। नेक्स्ट है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक में क्या होता है, क्रॉनिक इट्स द लॉन्गर, इसका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो सकता है, 1 वीक से ज़्यादा हो सकता है, 2 वीक से ज़्यादा हो सकता है, और अप टू आपका 1 मंथ और 2 मंथ इवन हो सकता है। सो दिस इज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑक्यूर एदर ए causative agent of acute inflammation persist for the long time or the stimulus such that इंड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द बिगनिंग। अब जो ही आपकी एक्यूट हुई है, एक्यूट आपकी ट्रीट नहीं हो पा रही है एनी रीजन की वजह से, जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक्यूट से आपका परसिस्टेंट है, प्रोलॉन्ग टाइम तक है, तो वही आपका कन्वर्ट हो जाती है आपकी क्रॉनिक में। अब क्रॉनिक में थोड़ा सा यहाँ पर आपका केमिकली इसमें चेंज होता है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हम इसके बारे में जानेंगे भी। The characteristic feature of chronic inflammation is presence of the chronic inflammatory cells such as lymphocyte, plasma and macrophages, right। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपके chronic inflammatory cells हैं तो वो प्रेजेंट होते हैं इसके कैरेक्टर में, लाइक आपका lymphocyte है, प्लाज्मा सेल है और मैक्रोफेजेस, जबकि एक्यूट में कुछ दूसरा होता है जो कि हमने अभी देखा, राइट। तो एक्यूट में और क्रॉनिक में ये डिफरेंस होता है। एक्यूट में क्या होता है, आपका एक्यूमुलेशन ऑफ आपका फ्लूइड होता है, प्लाज्मा होता है, और आपका इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन होता है प्लेटलेट का और आपके न्यूट्रोफिल्स का, ऐसे इन्फ्लेमेटरी में। जबकि क्रॉनिक में क्या हो रहा है, आपका लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पर केमिकली या सेलुलर लेवल पर देखा जाए तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एंड सम ऑफ द फीचर आर हेयर। सो फर्स्ट वन है आपका फीचर्स। फर्स्ट यहाँ पर हमने 3 कॉलम में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट इंडिकेट द फीचर, सेकंड एक्यूट और थर्ड वन इज द क्रॉनिक। तो फर्स्ट यदि आपको ऑनसेट आपका एक्यूट का जो है उसमें क्या रहेगा, आपका फीचर ऑनसेट रहेगा, एक्यूट में आपका इमीडिएट होगी, और क्रॉनिक में जो इसका होना है ऑनसेट मतलब कितने समय तक है वो, तो एक्यूट वाले केस में इमीडिएट होगी, क्रॉनिक में आपका डिले होगी। ड्यूरेशन इसमें फ्यू डेज हो सकता है, विद इन वीक हो सकता है, और क्रॉनिक है तो अप टू मंथ हो सकता है, अप टू इवन आपका ईयर भी हो सकता है। पॉजिटिव एजेंट जो होता है एक्यूट में द बैक्टीरिया और इंज्यूर्ड टिश्यू, बैक्टीरिया जो होता है इंज्यूर्ड टिश्यू को करता है। इनकेस क्रॉनिक है तो persistent acute foreign body एंड वायरल ऑटोइम्यून, राइट। फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकती है, और एक्यूट आपका परसिस्टेंट है तो क्रॉनिक में आपका कन्वर्ट हो सकता है, वायरल ऑटोइम्यून की वजह से आपको हो सकती है। देन मेजर सेल, मेजर सेल्स इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, आपका न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट 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 मैक्रोफेजेस, राइट। और क्रॉनिक केस में क्या होते हैं, आपका मोनोसेलुलर सेल, मोनोलिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और फाइब्रोब्लास्ट। तो सेल्स भी यहाँ पर आपके डिफरेंस होते हैं, हमारे द कॉमन सेल इन बोथ। देन प्राइमरी मेडिएटर, मेडिएटर इसमें क्या होता है, प्राइमरी बेसो एक्टिव, आपकी बेसल्स जो होती हैं आपकी एक्टिव होती हैं, और इसमें क्या होता है आपका क्रॉनिक में क्या होते हैं आपका इकोसेनोइड्स, राइट। देन आउटकम में यदि हम देखें तो आउटकम के फीचर में क्या है आपका
रेसोल्यूशन आपका एक्यूट में क्या होता है, रेसोल्यूशन, एब्सिस फॉर्मेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जिस जगह पर भी आपको इंजुरी हुई है वहां पर क्या होगा, आपको एब्सिस का फॉर्मेशन होगा, पस का फॉर्मेशन होगा, आपका रेसोल्यूशन होगा और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपको वहां पर हो सकती है। यदि क्रॉनिक का केस हुआ है तो वहां पर आपके टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, फाइब्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा, राइट। सो टिश्यू के आपका डेड होना शुरू होने लगेगा, आपके जो टिश्यू का रेडनेस था रेड से वाइट होगा, वाइट से आपका ब्लैक हो जाएगा, वहाँ का जो सेल्स और टिश्यू वो डेथ हो जाएंगे, स्किन वहाँ की आपकी सेल्स और टिश्यू नेक्रोस होना शुरू हो जाएगा, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। सो shall we move on? Here is the next pathogens of acute inflammation। अब acute inflammation में आपके क्या क्या pathogens होते हैं? Acute inflammatory response by the host to agent, it is as continuous process, it can divide it into following। अब इसको भी आपका पैथोजन होते हैं जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द वैस्कुलर, सेकंड इज द सेलुलर। तो वैस्कुलर लेवल पर क्या होता है, जब आपका वैस्कुलर इवेंट होता है तो आपका हीमोडायनामिक चेंजेस आपका होता है, आपके हीमो ब्लड में आपका चेंजेस होना, दिस इज द हीमोडायनामिक। अल्ट्रेशन, वैस्कुलर परमिबिलिटी, इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स की परमिबिलिटी है इसमें भी अल्ट्रेशन होता है। एंड सेलुलर लेवल पर जब होता है तो क्या होता है, एक्सुडेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का आपका एक्सुडेशन होना आपके सेल्स में। एंड फेगोसाइटोसिस, जो फेगोसाइटोसिस होते हैं आपके जो कि सेल्स को किल करते हैं, उनका इंक्रीज होना ऐसा सेलुलर लेवल पर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट inflammation at the level of vascular or at the level of cellular, right? Hope you understand. So here is the acute inflammation, vascular event, arteriolar change and venular change and vasodilation। जब आपका ब्लड का डायलेशन होता है इसकी वजह से ब्लड आपका इंक्रीज होता है उस रीजन पर फ्लो होना। एंड वेन्युलर परमिबिलिटी आपकी जो है वो इंक्रीज होती है, आपको हाइपरमिया मीन्स की रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, एडिमा होना। स्वेलिंग एंड एडिमा इज आल्सो नोन एज द एक्सुडेटिव एडिमा। सेलुलर इवेंट जब होता है तो सेलुलर इवेंट में आपका क्या होता है, इंक्रीज आपकी न्यूट्रोफिल्स है उनका इंक्रीज होना, ब्लड वेसल्स का जो इन्फ्लक्स है वो इंक्रीज होना एंड माइग्रेशन होना, किसका, आपका रोलिंग एडिशन। अब एक जगह पर क्या होता है, माइग्रेट होता है, जिस जगह पर भी आपके सेल्स में टिश्यू में इंजुरी हुई है वहां पर आपकी जो ब्लड के जो आपके सेल्स हैं वो क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, रोलिंग करके एडिशन बनाते हैं, मतलब कि आपस में आके चिपक जाते हैं। जैसे कि जब लड़ाई होती है तो जैसे कि एक मूवी आती थी एवेंजर्स, तो उसमें जो 5 रहते हैं और वो 5 को एक साथ जब उनको लड़ाई करना होता है, किसी के साथ फाइट करना है तो पांचों मिलकर के एक साथ मिल जाते हैं। जब आज ज्यादा पावर से लड़ाई करनी होती है तो पांचों एक साथ कंबाइन होके और फिर लड़ाई करते हैं, राइट। तो उनका जो पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसे सिमिलरली क्या होता है कि जिस जगह पर भी आपकी इंजरी हुई है वेस्कुलर में या टिश्यू में, तो जितने भी आपके जो सेल्स हैं जो डिफेंस में रोल प्ले करते हैं तो एक जगह पर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं मीडिएटर के थ्रू कि चलो भाई इधर लड़ाई हो गई है और इधर जा करके हमको अभी फाइट करना है। फाइट इन द सेंस कि वहां पर डिफेंस मैकेनिज्म हमको क्रिएट करना है। तो इस तरीके से कुछ इसका साइंटिफिकली जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। देन नेक्स्ट आपका कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस का वहां पर फॉर्मेशन होना। और लास्ट में क्या होता है आपका ऑप्सो ऑप्सोनेफोसाइट ऑप्सोनेफागोसाइटिक डिस्ट्रक्शन, राइट। So this is the cellular event and vascular event. Now vascular event, vascular alteration in the microvascular arterioles। vascular में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है लाइक आपकी आर्टेरियोल्स है, कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है, तो इसमें आपको अल्ट्रेशन होना, दिस इज द वेस्कुलर इवेंट। इज द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू द टिश्यू इंजुरी, राइट। इसमें क्या होता है आपका अर्लियर, मतलब कि पहला जो रिस्पॉन्स होता है आपका टिश्यू का इंजुरी का वो आपको ब्लड वेसल्स पर होता है। और दिस अल्ट्रेशन इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन सा आता है आपका, हीमोडायनामिक चेंज, आपके हीमोडायनामिक में आपके ब्लड वेसल्स में आपका चेंजेस होना, चेंज इन द वेस्कुलर परमिबिलिटी, वेस्कुलर की जो परमिबिलिटी है जो कि अलाउड करती है आपके फ्लूइड को इनसाइड और आउटसाइड मूव करने के लिए, तो उसकी जो परमिबिलिटी है वो क्या होना, चेंज होना। अब जब चेंज होती है तो जो फ्लूइड आपका वेस्कुलर से शिफ्ट होता है कहाँ पर, आपके टिश्यू लेवल पर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल पर, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग कॉज होती है, आपको एडिमा होता है।
हीमोडायनामिक चेंज में क्या होता है आपका वेस्कुलर इवेंट, आपका हीमोडायनामिक चेंज फर्स्ट में होता है आपका ट्रांसिएंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, आपकी ब्लड वेसल्स आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है ट्रांसिएंट, एंड वेसोडाइलेशन आफ्टर क्या होता है आपका वेसोडाइलेशन, जिसमें आपकी आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज एंड ऑब्वियस विद इन हाफ ऑफ आवर, एक हाफ एन आवर के अंदर ही क्या होता है वहां पर ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन द माइक्रोवेस्कुलर बेड। अब जो आपका ब्लड वॉल्यूम क्या होती है इंक्रीज होती है आपके माइक्रोवेस्कुलर बेड में, रेडनेस होना, वहां पर स्वेलिंग होना, वॉर्म होना, वहाँ का जो स्किन है आप वहाँ पर यदि उसे पाल्पेट करके देखेंगे तो वहाँ की स्किन भी आपकी वॉर्म हो जाती है, राइट, हॉट हो जाती है। देन एलिवेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी आपका एलिवेट होता है, इंक्रीज होता है, रिजल्ट इन द ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब जो इसकी वजह से क्या होता है, यदि आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, आपका वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो गया फ्लूइड का, तो इसकी वजह से फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि ट्रांस ट्रांस ट्रांसड्यूडेशन में इसकी क्या होता है कि जहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आपका फ्लूइड इंक्रीज हुआ, और फ्लूइड इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर स्वेलिंग हो गई। अब कोई भी फ्लूइड है वो एक जगह पर एक्यूमुलेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, ब्लड सेल कलेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर स्वेलिंग तो आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्वेलिंग। नाउ अल्ट्रेशन वेस्कुलर परमिबिलिटी, अब जो वेस्कुलर परमिबिलिटी उसमें क्या अल्ट्रेशन होता है, तो इन अराउंड द इन्फ्लेमेटरी टिश्यू there is the accumulation of edema fluid in the interstitial compartment which come from the blood plasma from it escape through the endothelial wall of peripheral vascular bed, राइट। तो इस केस में क्या होता है, इन अराउंड द जो आपका इन्फ्लेमेटरी टिश्यू होता है उसके सराउंडिंग में, उसके अराउंड में देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एडिमा फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। अब जो आपका इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट है वहां पर आपका एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, एंड विच कम फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, अब ये कहाँ से आते हैं आपके ब्लड प्लाज्मा से आता है, फ्रॉम इट्स स्केप थ्रू द एंडोथेलियन वॉल ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर लाइट, राइट। तो आपकी कहाँ से स्केप करता है आपका एंडोथेलियल जो वॉल होती है पेरिफेरल वेस्कुलर लाइट की, वहाँ से। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी। एंड in the initial stage the escape of fluid is due to the vasodilation and consequent elevation in the hydrostatic pressure। अब इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जो आपका फ्लूइड स्केप कर रहा है, जो आपका फ्लूइड आपका आ रहा है ड्यू टू किस रीजन की वजह से होता है कि ब्लड वेसल्स में आपका डायलेशन होता है, इसकी वजह से होता है। एंड फाइनली इसका जो कॉन्सिक्यूंट होता है कि बाद में जब ये एलिवेट करता है आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में तो ये कंटिन्यूस करता है, एंड दिस ट्रांसड्यूटेड इन नेचर, और ये जो होता है आपका ट्रांसल्यूटेड नेचर का होता है, इस तरीके से आपको जो स्वेलिंग कॉज होती है। देन सेल्यूलर लेवल पर जो होता है, सेल्यूलर फेस ऑफ इन्फ्लेमेशन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, इसको भी दो प्रोसेस में, दो पार्ट में कंसिस्ट किया। तो फर्स्ट है एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, सेकंड है फैगोसाइटोसिस। एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ दिस ल्यूकोसाइटिक इवेंट कैन बी डिवाइडेड। अब इसको भी इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सीक्वेंस ऑफ ल्यूकोसाइटिक डिवाइडेड इनटू थ्री। फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज माइग्रेशन, और थर्ड है कीमोटैक्सिस, राइट। मैं रिपीट करना चाहूंगा, फर्स्ट है एडिशन, सेकंड है माइग्रेशन, और थर्ड है कीमोटैक्सिस, ऑलराइट। तो जिस जगह पर भी आपका स्वेलिंग होता है वहां पर आपका जो ल्यूकोसाइट है इनका जो इवेंट होता है, सीक्वेंस ऑफ दिस ल्यूकोसाइट इवेंट, लाइक आपका फर्स्ट एडिशन, एडिशन मतलब आपस में आकर के वो चिपक जाना, माइग्रेट करना मतलब कहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, अब ब्लड वेसल्स के अंदर वो स्विंग करते हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। अब उनको एक केमिकल मैसेज जाता है, मीडिएटर मैसेज भेजता है कि भाई इस जगह पर आपको इंजुरी हुई है, जब इंजुरी हुई है तो आपस में वो आते हैं माइग्रेट करके, और वहां पर वो कीमोटैक्सिस आपका फॉर्मेशन करते हैं, वहां पर एडिशन होता है। तो दिस इज द प्रोसेस। नाउ कंटिन्यू, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, व्हाट इज फेगोसाइटोसिस, इट इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंगल्फमेंट ऑफ द solid particular material by the cell eating, राइट। तो इसमें क्या होता है फेगोसाइटोसिस में, जो भी आपका सॉलिड्स पार्टिकुलेट होते हैं, जो भी आपका फॉरेन बॉडीज होते हैं, आपके डेड सेल्स वगैरह होते हैं, फेगोसाइटोसिस में जो सेल्स होता है वो सेल्स को ईट करता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स है, जो डेड सेल्स है उनको ईट करना।
द सेल परफॉर्मिंग दिस फंक्शन आर कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इसी फंक्शन को क्या कहते हैं हम, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। देर आर द टू मेन टाइप ऑफ फेगोसाइटोसिस सेल, यहाँ पर आपके दो मेन टाइप के फेगोसाइटोसिस सेल होते हैं। फर्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर neutrophils (PMNs), which appear early in acute inflammatory response, sometimes called macrophages, right? जो आपके अपेयर होते हैं अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में, समटाइम कभी कभी हम इनको माइक्रोफेजेस के नाम से भी जानते हैं। देन सर्कुलेटिंग मोनोसाइट एंड फिक्स टिश्यू मोनोन्यूक्लियर। नेक्स्ट होता है आपका सर्कुलर मोनोसाइट एंड circular monocyte and fixed tissue mononuclear phagocytes called macrophages, राइट। जो सर्कुलेटिंग आपके मोनोसाइट होते हैं और आपका फिक्स टिश्यू मोनोन्यूक्लियर होते हैं, उनको ये हम मैक्रोफेजेस के नाम से जानते हैं, फेगोसाइट्स को। सो हियर इज द फेगोसाइट एंड ल्यूकोसाइट, यू कैन सी कुछ इस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। एंड हियर इज द नेक्स्ट एंड डिफेंस अगेन द इंजुरी। अब किस तरीके से डिफेंस करते हैं, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म अगेन इन्फेक्शियस डिसीज। फर्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस। तो नॉन इन्फेक्शियस यदि आपको डिसीज हुई है तो क्या डिफेंस रहेगा, फर्स्ट है एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल जो बैरियर होता है वो एक्टिव होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, एंड नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द defense against injury. This is the non-specific defense, right? This is the non-specific defense like anatomical barrier, physiological barrier, inflammatory response, और second is the नॉर्मल फ्लोरा, मतलब जो कि डिफेंस करते हैं, जो कि सुरक्षा करते हैं हमारी बॉडीज को इन्फेक्शन होने से, स्वेलिंग होने से, इन्फ्लेमेशन होने से। अब सम ऑफ द स्पेसिफिक मैकेनिज्म और स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ होस्ट रेजिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट है specific mechanism of host resistance, immunity, vaccination, inflammation, fever, skin, mucous membrane, eye, respiratory tract, inter intestinal tract, urinary tract and vagina, right। तो क्या 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 चीजें होती है इसमें, intestinal tract, urinary tract, vagina and saltard area. So this is the non-specific defense mechanism. And here are the nutritional consideration. Nutritional आपको इसमें consideration की means आप so not, this is the specific not non specific. And nutritional consideration, nutrition is defined as the sum of process by which a living organism ingests, digests, absorbs, transport, uses and excrete nutrition and their metabolites. तो न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन क्या होते हैं, जो भी हम दिस इज द सम ऑफ प्रोसेस, जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, चीज़ों को इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करना, बिकॉज ऑफ यूज द एक्सक्रेट न्यूट्रिएंट इन देयर मेटाबोलाइट्स। जो मेटाबोलाइट्स होती है उसके लिए इसका यूज होता है। देन न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ऑब्जर्विंग पेशेंट जनरल अपीयरेंस, ऑब्टेनिंग केयरफुल medical, social and dietary history, and clinical examination, anthropometric measurement and biochemical data. So this is the defense against injury. Then general appearance person का look, how he or she is looking, observing body build, obvious thin, normal, heat and weight, mood happy, sad, फ्रॉगनिंग किस तरीके का है, डाइटरी हिस्ट्री, यूज ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट, लाइक एंड डिसलाइक, व्हाट इज सी, किसको क्या पसंद है, क्या फूड पसंद है, कौन सी एक्टिविटी पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो व्हाट इज द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ हिज और हर, यूजुअल फूड पैटर्न, उसका फूड पैटर्न क्या है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, टाइमिंग वगैरह क्या है, क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, रिस्पॉन्स टू फूड एंड रिसोर्सेज ऑफ फूड, फूड का रिसोर्सेज क्या है, एंड फैसिलिटीज फॉर द परचेसिंग, क्या चीज़ें उसको परचेस कर सकता है, क्या फैसिलिटीज है, क्या नहीं। एपेटाइट एंड इनटेक, राइट, क्या कितना इनटेक करता है, कितनी बार भूख लगती है, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ एपेटाइट। देन मेडिकल एंड सोशल हिस्ट्री, मेडिकल एंड सोशल हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इलनेस, इसके पहले उससे कोई इलनेस तो नहीं हुआ है रिसेंटली, उसके बारे में आपको पूछना। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इलनेस, रिकरेंट मतलब बार बार उससे ऐसी कोई डिसीज तो नहीं होती है, प्रीवियस में उससे कोई इलनेस तो नहीं हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द प्रेगनेंसी ना, मल्टीपल कितना ग्रेविड है, फर्स्ट है, सेकेंड है, वट एवर, है ना।
तो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पूछना है इन केस आपका गायनेकोस्टिक का पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस एंड डोनेशन, ब्लड लॉस का या डोनेशन का हिस्ट्री के बारे में, मेडिकेशन यूज के बारे में। देन साइको सोशल डेटा आपको कलेक्ट करना है, दिस इज द इकोनॉमिकल स्टेटस, occupational educational level, living and cooking arrangement, level of the physical activity, right? So economical status is the occupational educational level, living and cooking arrangement, level of the physical activity, right? He or she is how is the physical effect. Then diet modification, some of the protein diet, fat modification, carbohydrate modification, liquid fluid and soft diet, and meal size and frequencies. So finally, thank you for watching this. I hope you enjoying this lecture, this PPT. If you have any doubt, any question regarding this topic, you may ask. You have feel free to ask, right? And you can leave your comment. So here हमने देखा इन्फ्लेमेशन के बारे में, इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन के आपके कॉजेस क्या है, इन्फ्लेमेशन का आपका टाइप क्या है, सेलुलर इन्फ्लेमेशन क्या है, वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है आपकी, उसके बारे में देखा। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्रॉनिक में कौन सा सेल्स होता है, राइट, और एक्यूट में कौन से सेल्स होते हैं, सारे टॉपिक के बारे में आज के पर्टिकुलर इस वीडियोस में हमने जाना। इसमें हमने इन्फ्लेमेशन और ओवरऑल इसका मैकेनिज्म किस तरीके से कॉज होती है, इसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर जाना, कौन कौन से सेल्स इंक्लूड होते हैं। In case if you have any doubt further, any question regarding this topic, you may ask, right, or you can leave your comment. I will give the answer of it. Okay, thank you for watching this. Bye bye, have a good day.